मेरे प्रीलिम्स में आए थे 120.66 नंबर, हम्म। और मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ 0.66 मार्क्स से मिस हुआ था उस समय। 2018 में मेरा फॉरेस्ट का तो छोड़िए, सिविल सर्विसेज का ही प्री नहीं हुआ। तो जैसा आपने बोला कि निराशा हुई, तो उस समय काफी निराशा हुई। इस वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर ऋषि कुमार। 2019 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में इन्होंने टॉप किया है और इनको बहुत बहुत बधाई है हमारी टीम की तरफ से। तो सबसे पहले यही पूछूंगा ऋषि कि आपको जब पता चला कि आपकी पूरे देश में फर्स्ट रैंक आई है तो कैसा लगा, और क्या इसकी आपने एक्सपेक्टेशन थी आपको पहले से? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। ये एक्सपेक्टेशन थी कि लिस्ट में नाम आ सकता है, क्योंकि मेंस मेरा ठीक हुआ था, और इंटरव्यू के बारे में कभी किसी को पता नहीं होता है कि कितने नंबर मिलेंगे, कैसा हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि रैंक लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन रैंक 1 आएगी ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके ओके, तो आपने भी बोला कि जैसे इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे किसी को पता नहीं होता है, तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों रहती है इंटरव्यू को लेकर के, और आप इंटरव्यू के लोगों को क्या, बाकी जो एस्पिरेंट्स उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? इंटरव्यू में दिक्कत ये होती है कि मतलब एक्सपीरियंस लोगों का कई बार ऐसा रहा है कि उनको लगता है कि उन्होंने तो सारे क्वेश्चंस का सही से आंसर दिया, लेकिन फाइनली जब मार्क्स आते हैं 2-3 महीने बाद, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कभी कभी अलग आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बाद में भी लोग जाते हैं वो एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कैसा किया इंटरव्यू में, इवन दो उन्होंने आंसर्स दिए होते हैं। और कई बार लोगों का ये भी सजेशन होता है कि वो आपके एटीट्यूड वगैरह को भी देखते हैं। तो जैसे मेरा पर्सनली, मुझे मॉक इंटरव्यू में बोला गया था कि आपका एटीट्यूड थोड़ा रूड है, तो उसकी थोड़ी हाँ, ओके, अभी तक तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हम्म, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो उसका डर था कि मे बी अगर बोर्ड मेंबर्स को भी ऐसा लगता है कि रूड है, तो फिर तो बहुत ही कम नंबर देंगे। ओके, तो इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए, क्या मार्क्स आपको पता चले अभी? जी हाँ, मार्क्स 225 आउट ऑफ 300 है। तो इंटरव्यू में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। हाँ, मार्क्स तो अच्छा है। ओके, तो आपका इंटरव्यू कैसा गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या पूछा गया, क्या एग्जैक्टली हुआ था उस टाइम पर? हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो इंटरव्यू होता है, वो यूजुअली थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड लाइंस पे होता है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली वो पूछते ही हैं। तो मेरे से भी इस लाइन पे क्वेश्चंस हुए थे, और उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस उस पे हुए थे कि आप इंजीनियरिंग के बाद इधर क्यों आना चाहते हैं, और आप तो मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, फिर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में रहना चाहिए था। वो ये जानना चाह रहे थे कि मोटिवेशन क्या था इस तरफ आने का। और फिर क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी हुआ था, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू है, तो इन्वायरमेंट एक बड़ा टॉपिक रहता ही है यूजुअली। तो जो आपने अभी बताया कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें आप इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, आपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे हम लोगों को? एग्जैक्टली क्या रहा, कौन से स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई, कौन से कॉलेज गए, और उसका क्या इम्पैक्ट, कोई कंट्रीब्यूशन है उसका जो आपका ये आज का अचीवमेंट है उस पर? जी हाँ, जैसे मैंने 10th किया गोरखपुर से लिटिल फ्लावर स्कूल, और 12th मेरा हुआ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से। और उसके बाद इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ। और उसका रोल तो काफ़ी हद तक है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि वी कैन सी दैट आपने 10th और 12th में इन्वायरमेंट पढ़ रखा है। तो अ, उसको उन्होंने पिक कर लिया सीधा इन्वायरमेंट, क्योंकि मेरे करिकुलम का पार्ट था सिंस क्लास 10th और 12th में भी था। ओके। तो इंटरव्यू में एक डायरेक्शन तो वहीं से मिल गई। और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक पेपर ऑलरेडी होता है इंग्लिश का, और इंग्लिश आईसीएसई बोर्ड में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसका भी थोड़ा एडवांटेज मिला। और ओके। तीसरा जो सबसे बड़ा रोल मैं बोलूँगा इंजीनियरिंग का, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। मैंने एक ऑप्शन लिया था मैथमेटिक्स, तो उसके कई सारे कोर्सेज हमारे इलेक्टिव्स में ऑप्शन होता है हमें करने का बिट्स पिलाने, तो वो मैंने कर रखे थे, तो थोड़ा एडवांटेज उसका भी मिला। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपका जो आपने एनवायरमेंटल साइंस ले रखा था उसका आपको डायरेक्ट एडवांटेज हुआ इंटरव्यू के टाइम पर, और जो मेंस आपने एग्जामिनेशन दिया उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स में आपको बेनिफिट हुआ बिट्स बनाने के इलेक्टिव कोर्सेज का। और इंग्लिश में भी
स्कूल का और है। इंग्लिश में आईसीएससी हाँ। बोर्ड का। ओके ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। आज भी हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसका 40% हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाता है। तो क्या वो इस तरह के एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं? क्या वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं? और उनको किस लेवल की डिफिकल्टी आती है? अगर वो इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप साथ में यूपीएससी के भी आप प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या बनता है इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर के और साथ में फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के? फॉरेस्ट सर्विस में तो ऐसा है कि इंग्लिश कंपलसरी है, जैसा कि पेपर्स इंग्लिश मीडियम में ही लिखने होते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश का भी एक पेपर है। तो इसमें हिंदी मीडियम तो एलिजिबल ही नहीं है। हिंदी मीडियम में हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन सिविल सर्विसेज में ज़रूर हिंदी मीडियम के कई बच्चे लिखते हैं, और अभी रिसेंटली कई इवन विद इन टॉप 100 सेलेक्ट भी हो रहे हैं। ओके। तो आपके हिसाब से जो मीडियम है वो टैलेंट का या नॉलेज का कोई डायरेक्ट बेस नहीं है, बट डेफिनेटली इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, स्पेशली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके ओके। तो एक और क्वेश्चन है कि इस बार आपको कौन सा अटेम्प्ट था, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी थोड़ी सी निराशा लगी हो या आपने थोड़ा सा बोर फील हो रहा हो? तो आपको जब भी ऐसा लगा तो आपने इन चीजों से कैसे लड़ा खुद को और खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? ये मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने 2017 में जब एग्ज़ाम लिखा था, तो मेरे प्रीलिम्स में आए थे 120.66 नंबर, और मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ 0.66 मार्क्स से मिस हुआ था उस समय। ओके। और सिविल सर्विसेज मेरा क्लियर हुआ था, और सिविल सर्विसेज का मेरा इंटरव्यू कॉल 4 नंबर से मिस हुई थी। तो उसके बाद मेरा टारगेट ऐसा था कि ये 2017 वाले एग्ज़ाम की बात है, तो मैंने सोचा था कि 2018 में मैं अपनी कमियों को इम्प्रूव करूंगा, और मैं दोनों में कोशिश करूंगा कि सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस में भी मैं निकाल सकूं इन दोनों को। लेकिन हुआ ऐसा कि 2018 में मेरा फॉरेस्ट का तो छोड़िए, सिविल सर्विसेज का ही प्री नहीं हुआ। तो जैसा आपने बोला कि निराशा हुई, तो उस समय काफ़ी निराशा हुई। मुझे लगा कि इतने सारे प्लान्स थे कि फॉरेस्ट के लिए भी इस बार देना है अच्छे से, कोई एक सर्विस तो कोशिश करनी है कि मिल ही जाए, लेकिन दोनों में से कोई ही नहीं मिलने की तो बात छोड़िए, मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिला। दोनों में ही हाँ। ऐसा हुआ, मतलब हाँ, प्री क्लियर नहीं हुआ, ऐसा हुआ है? प्री क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ओके। तो उस समय काफ़ी निराशा हुई। तो उस समय मतलब मैंने तो ये भी सोचा था कि एग्ज़ाम देना ही छोड़ देते हैं अब, एक साल का, क्योंकि वेट काफ़ी हो जाता है। ऐसे आप मेंस लिखते हो तो आपको प्रीलिम्स में केवल 3-4 महीने का गैप होता है, लेकिन अगर आपका प्री ही नहीं होता है तो एक साल का सीधा गैप होता है। तो उसके बाद मैंने एक जॉब भी की, और फॉर्चुनेटली इस बार मेरा प्रीलिम्स दोनों का ही निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि एक अच्छे से शॉट इस बार और देते हैं, जी। और फिर फॉर्चुनेटली इस बार फॉरेस्ट सर्विस में तो रैंक ही आ गई। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है हम सभी लोगों के लिए कि 2017 में आप बता रहे हैं कि आपका 0.6 मार्क्स से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स छूट गया और आप जी। उसका मेंस नहीं दे पाए, और जी। साथ में आपने सिविल सर्विसेज का मेंस दिया, अच्छे से दिया, और 4 नंबर से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आई। उसके जी। अगले अटेम्प्ट में आपका दोनों का ही प्रीलिम्स नहीं निकला, जी। और हाँ। उसके बाद आपने सोचा कि एग्जाम ना भी दिया जाए। फिर आपने उसके बाद भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना, सॉरी, अपना प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट किया, और उसके बाद से फिर आपने 2019 में फिर से अटेम्प्ट दिया और फॉरेस्ट सर्विस में आपकी फर्स्ट रैंक आई है। और जी। सिविल सर्विस एग्जाम कैसा गया? तो इस बार का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था और आपके कितने मार्क्स आए थे? मार्क्स तो ऐसा होता है सिविल सर्विसेज में और फॉरेस्ट सर्विस में, जब दोनों का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तभी पता चलेंगे। अभी मार्क्स अभी हमारे प्रीलिम्स के आए ही नहीं है, मेंस के आ गए हैं, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स अभी, क्योंकि सिविल सर्विसेज की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, और दोनों का प्रीलिम्स कॉमन होता है, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कॉमन होता है, तो वो मार्क्स अभी हमें पता नहीं है। ओके। तो ऑन एन एवरेज हमेशा देखा गया है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स है उसके मार्क्स 12-15 नंबर ज्यादा रहते हैं प्रीलिम्स में, खासतौर से जो कट ऑफ जाता है। तो उसके लिए स्पेशली किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, जबकि मेंस की उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी रहती है। तो जी उन हाँ। लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर्टिकुलरली कैसे की जानी चाहिए? जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो मेरे 2018 के जो फेलियर है उसके लर्निंग पे जो मैंने सीखा है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं टारगेट ऐसा करके गया था 2018 में भी, कि मैं ओवर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जो मॉक टेस्ट में देखा था एनालाइज करके, वो जब मैं 90 के ऊपर करता था तभी मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। लेकिन 2018 में ऐसा हुआ कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उस समय मैं डर गया कि
इतना ज़्यादा करने से तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। और वो करने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा वो, ना तो मैं इधर करा ना तो उधर करा, ना तो अगर मुझे केवल सिविल सर्विसेज टारगेट करना था तो मुझे और कम करने चाहिए थे जितने मैंने किए थे उससे, और फॉरेस्ट करना था तो और ज़्यादा करने चाहिए थे। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की। मैंने जो टारगेट मैं पहले बना के गया था, मैंने 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के पहले ही ये एनालाइज करिए कि आप कम अटेम्प्ट में अच्छा कर पा रहे हैं या ज़्यादा अटेम्प्ट में। मॉक इंटरव्यूज, सॉरी, मॉक टेस्ट में आप इस तरह अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए कि आप कम में ज़्यादा नंबर स्कोर कर पा रहे हैं या ज़्यादा अटेम्प्ट में, और उस पर आप स्टिक करिए एक्चुअल एग्जाम। तो आपने जैसे बताया था अभी कि प्रीलिम्स में आपका एग्जैक्टली क्या टारगेट है, उसके हिसाब से आपको कई मॉक टेस्ट देने चाहिए और आपको मॉक टेस्ट के हिसाब से आइडिया लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, आप कब अच्छा कर पा रहे हैं। जी हाँ। और मॉक टेस्ट के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है कि आप देखना चाहते हो कि आप ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में कैसा कर रहे हो, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर केवल अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करना है कि आप जैसे 200 मार्क्स में कितने मार्क्स आप ले आ सकते हो, तो उसके लिए आप पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको सीधे डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो लोग भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनका एग्जैक्ट फोकस क्या होना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए पर डे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्या कितना मैटर करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कौन सा ये कितना मैटर करता है, और प्रिपरेशन के टाइम पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या रहता है, परसिवरेंस इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, प्रैक्टिस, सबका कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, जो आपको अपना टाइम अच्छे से, जिससे आप मैनेज कर सकें एग्जाम में। जैसे आपने बताया ऑप्शन, तो स्ट्रैटेजी का काम वहीं से शुरू हो जाता है कि आप ऑप्शन ऐसे चूज करो जिसमें आपका या तो एप्टीट्यूड हो या तो आपको इंटरेस्ट हो उसको पढ़ने में। जैसे मेरा ऑप्शन मैथ्स था, वो मैंने ऑलरेडी बिट्स में थोड़ा कर रखा था। और एक ऑप्शन इस एग्जाम में यूजुअली लोग फॉरेस्ट्री रखते ही हैं। उसका रीजन ये है कि फॉरेस्ट्री का एक तो सिलेबस थोड़ा छोटा है, और दूसरा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू होता है उसमें फॉरेस्ट्री के वो क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो एक ऑप्शनल ये सजेशन होता है कि एक ऑप्शन ऑफ फॉरेस्ट्री रखो, और दूसरा ऑप्शन आप अपने एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही है, जिसकी हेल्प से आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो फॉरेस्ट्री की आपने इंपॉर्टेंस बताई है इस एग्जामिनेशन के लिए, फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन को लेकर के क्या करना चाहिए, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप क्या कहते हैं, कैसे प्रिपरेशन किया जाना चाहिए? फॉरेस्ट्री इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो ये मैं इस तरह बताना चाहूँगा इसको कि फॉरेस्ट्री प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि एक जो स्टैंडर्ड बुक है मणिकंदन, आप उसको ही कई बार पढ़ के चले जाओ, तो इससे आप एक डिसेंट स्कोर लेके आ जाएंगे, ये पक्का ही है। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप विद इन द एकदम टॉप ब्रैकेट में जाएं, तो उसके साथ आपको कुछ और बुक्स भी करनी होंगी। एक जैसे फॉरेस्ट्री के सिलेबस जो है कई सेक्शन में डिवाइडेड है, तो एक पोर्शन उसका है सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर के लिए एक बुक आती है एल एस खन्ना, उसको भी आपको देखना चाहिए। और एक जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है फॉरेस्ट्री का, उसके लिए एक बुक है राम प्रकाश, उसको भी आपको सेलेक्टिवली पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेंगे। और एक चैप्टर है फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उसके लिए एक केटी प्रतिवर्धन करके एक ऑथर है, उनकी बुक आती है, उसको आपको रेफर करना चाहिए। ओके ओके, तो ये बुक्स सफिशिएंट हैं, अगर कोई इन बुक्स को अच्छे से करके जाता है तो वो अच्छे मार्क्स ला सकता है फॉरेस्ट्री में? फॉरेस्ट्री में तो कोचिंग का कोई रोल नहीं है, ये बुक्स ही आप पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हैं। ओके ओके, तो इस बार आपने सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया है, हालांकि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन हो गए हैं बहुत सारे इंटरव्यूज, तो वो इंटरव्यू कैसा गया और उसमें क्या-क्या पूछा गया और आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या होगा? वो जैसे कि मैंने बताया, मैं कभी इंटरव्यू के बाद बता नहीं पाता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया है। ओके, लेकिन मेरा इंटरव्यू 18 मार्च को था, वो हो चुका है अब, लेकिन बहुत डिले हो गया है। उसमें ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। जैसे मैंने बताया, फॉरेस्ट में फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट पे होंगे ही। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे मेरे होम स्टेट उत्तर प्रदेश से पूछा था कि आप उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसको डिवाइड कर देना चाहिए या नहीं।
और पल्स प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर पे काफ़ी क्वेश्चंस थे और ओके मेरी जॉब से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। ओके ओके, ठीक है। तो आपने इस लाइन को क्यों चूज किया? आप बिट्स प्लानिंग से थे, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री थी और फिर आप उसके बाद से सिविल सर्विसेज के लिए चले जाते हैं और साथ में फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम देते हैं और अभी अल्टीमेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। तो जी। ये लाइन पूरा क्यों आपने चूज किया? मैं बोलूँगा कि मेरे फादर खुद भी स्टेट सिविल सर्विसेज में हैं और जब से मैंने अलग अलग स्टेट्स, सॉरी, अलग अलग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जब मैं रहा हूँ, तो मैंने अपने खुद से देखा है कि द स्केल, कितना स्केल ऑफ इम्पैक्ट सिविल सर्विसेज के थ्रू कोई इंसान ला सकता है किसी सोसाइटी में। तो और साथ ही साथ जब मैंने अपने लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में करियर ऑप्शंस देखना शुरू किए, तो इवन एज अ करियर प्रोग्रेशन वाइज भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपको बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज और एक फुलफिलिंग लाइफ दे सकता है। ओके, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अभी? फ्यूचर प्लान्स तो मेरे सारे बर्बाद हो गए। अभी तो मेरा प्लान था कि फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के पहले मैंने सोचा था कि कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह, जैसे उत्तर प्रदेश का तो मैंने ऑलरेडी देख रखा था, दुधवा नेशनल पार्क। मैंने सोचा था कुछ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वगैरह भी देख के आऊँ और बाकी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स भी देख के आऊँ कि कैसे वो मैनेज किए जाते हैं। लेकिन अभी तो खैर गर्मी है। ओके ओके, सारे लोग ही घर में हैं इस टाइम पर, लेकिन डेफिनेटली आप अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ विजिट करने को मिलेगा होपफुली। तो जी हाँ। दूसरा एक बात ये भी है कि डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की जितनी भी सर्विसेज है उनमें से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होना तो बेस्ट सर्विस कंसीडर की जाती है, लेकिन हर सर्विस की कुछ ना कुछ यूएसपी होती है। तो आपके हिसाब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की क्या यूएसपी है? इंडिया की एक वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जिसमें टारगेट रखा गया था कि हमें इंडिया का 33% ऑफ द लैंड ट्रीज और फॉरेस्ट कवर में लेके आना है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उसमें इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेन यूएसपी ये है कि हम जो अपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकें और साथ ही साथ हम अपना फॉरेस्ट कवर का एक्सटेंड बढ़ा सकें। अभी जैसे हमारा हाल ही में जो हर 2 साल पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें भी देखा गया है कि हमने पिछले 2017 के मुकाबले अपना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया है। और इसके साथ ही साथ हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक और यूएसपी ये है कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्त समझे, ना कि दुश्मन। ओके ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट रैंक लाने से पहले के रेशियो में और इस अचीवमेंट के बाद के रेशियो में कोई अंतर आया है क्या? और आपके जो आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, उन्होंने डेफिनेटली आपको इस अचीवमेंट पर बहुत सारी बधाइयां दी होंगी, लेकिन क्या आपको लेकर उनके नजरिए में जो भी बदलाव आया है वो आपके लिए कितना मैटर करता है, अगर कोई बदलाव आया है तो? मेरा मानना तो यह है कि जो मेरे क्लोज लोग हैं, जैसे मेरे घर वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके बिहेवियर में तो बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। मेरे घर वाले तो मेरे से हमेशा कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी करोगे अच्छा करोगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं उनके बिहेवियर में तो ज़रा भी बदलाव नहीं आया है, और जो मैटर नहीं करते हैं उनके बिहेवियर में बदलाव से हमें मतलब ही क्या है, मेरा तो ये मानना है। ओके, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि बाकी जो मैटर नहीं करता उनके बदलाव से आखिर क्या फर्क पड़ता है। जी। ओके, थैंक यू। तो ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी क्लास टीम की तरफ से, और मैं होप करता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए आप एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद आपने क्लियर करके फर्स्ट रैंक आपकी आई है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपने हमें ये इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आगे के आपका केस के धन्यवाद। लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता है आगे भी कुछ लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए, तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा और होप करता हूँ कि आप फिर से हमारी मदद करेंगे इस काम में। हाँ हाँ, 100% पक्का, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच ऋषि।